नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां पर बात हम करेंगे यहां पर सोने की, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सोने ने यहां पर ऑल टाइम हाईज तो बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि मांग यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में सिर्फ बढ़ती हुई नजर आई है। क्या है इसके मायने, कैसे लोगों ने सोना खरीदा है, कितना खरीदा है, बैंक्स ने यहाँ पर कितना इंटरेस्ट दिखाया है, इस सब पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन। सचिन नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशंस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में ज्वाइन भी होने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इवन एज ऑल टाइम हाईज थे, लेकिन हमने अच्छी खासी बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखी। इवन 7-8% की तेजी यहाँ पर मांग में भारतीय बाजारों में आते हुए देखी। कैसे देखते हैं इसके डिटेल्स? तो जैसे आपने बताया कि ग्लोबली हमारा करीब 3% अप रहा है, जो करीब 1238 टन का कंजम्पशन इस क्वार्टर में रहा है। और अगर आप कंपेयर करें तो इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमारा 2016 में रहा था। सो दैट इज इट्स बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस देन। और अगर कुछ इसमें आप उसके पिलर्स देखें या जरिए देखें किस तरह से रहा है, तो एक तो ओटीसी मार्केट इन्वेस्टमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं आपको अभी उसमें आंकड़े दूंगा। सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। और इवन इतनी हाई लेवल की जो वैल्यू गोल्ड की थी, उसमें ज्वेलरी मार्केट भी करीब सिर्फ 2% नीचे जा पाया, तो काफी स्थिर रहा है। तो ये ओवरऑल रहा है। इसके अलावा एक जो चीज हमने देखी है वो टेक्नोलॉजिकल जो कंजम्पशन गोल्ड का होता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि अभी नए माइक्रोचिप्स आए हैं जो एआई लेड, उसमें गोल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा है और करीब 10% हमने बढ़ोतरी उसमें देखी है। तो ग्लोबली ये सब एक ब्रॉड चीज रही है। और एक ट्रेंड हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्केट के प्रति देखा कुछ समय पहले, अगर आप देखें तो जब भी रैली ऊपर की तरफ होती थी तो वेस्टर्न मार्केट इन्वेस्ट करते थे। अगर ईस्टर्न मार्केट देखें, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, जब प्राइसेस थोड़े नीचे होते थे या ऊपर नीचे नीचे की तरफ जाते थे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी या खरीदारी बढ़ती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में हमने ऐसा नोटिस किया है कि ये जो एक ट्रेंड है रिवर्स हुआ है। एज द प्राइस वाज गोइंग अप, तो जो ईटीएफ्स हैं जो वेस्टर्न मार्केट्स के, उन्होंने इनकैश किया है। और हमारी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, ये एज द प्राइस इज गॉन अप, द इन्वेस्टमेंट और इस पे एक सर्जेंसी आई है। तो ये ब्रॉड चेंज हमने देखा। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में हमारा जो पहला क्वार्टर रहा है, ये करीब 136 टन की हमने कंजम्पशन करी है, जो करीब 8% ज्यादा रहा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, जो उस समय करीब आप समझिए कि करीब 126 टन के करीब था। लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ गोल्ड काफी डिफरेंट है दोनों सालों में, तो जो ये ग्रोथ हमने देखी है वो इसके जो नेट हमारा जो वैल्यू निकली है गोल्ड की, वो करीब 75,470 करोड़ का बिजनेस हमने पहले क्वार्टर में देखा इंडिया में इन द फर्स्ट क्वार्टर, विच कंपेयर टू द लास्ट ईयर हैज बीन अबाउट 20 to 21% अप। सो वैल्यू वाइज काफी हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी। ज्वेलरी में करीब इवन विद द प्राइसेस गोइंग अप, और आपको शायद याद हो कि फरवरी में प्राइस एक डिप आया था, तो एक नेट जो क्वार्टर में हमने देखा करीब 4% बढ़ोतरी हमने इसमें देखी, जिसमें करीब 95.5 टन की कंजम्पशन ज्वेलरी में रही। लेकिन वैल्यू वाइज ये करीब 16% अप थी। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 52,750 करोड़ का बिजनेस ज्वेलरी में हुआ है। और ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल वैल्यू ऑफ गोल्ड बोल रहा हूँ, विदाउट टैक्सेस, विदाउट कस्टम ड्यूटीज। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज व्हाट आई एम टॉकिंग। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा सचिन, बहुत बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले हैं, लेकिन एक नंबर जो एब्सोल्युटली स्टैंड आउट करता है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड का। इवन एज सोने में हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे और पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा तेजी आते हुए देखी। उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट डिमांड भारतीय बाजारों में 19% तक चढ़ी है। एंड क्लियरली जिस तरह से भाव बढ़े हैं, लोगों ने तो लिया ही है, लेकिन काफ़ी सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो एडवाइजर्स ने भी कहा है कि अब सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जिस तरह का सेफ हेवन बैकिंग वो इसको यहां पर देता है। 19% के आंकड़े को आपने कैसे एनालाइज किया? नहीं, बिल्कुल। और मनीषा, आपने बहुत अच्छा बोला कि और जबकि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बार्स एंड गोल्ड कॉइन, दो अगर देखें, बार्स एंड गोल्ड कॉइन इटसेल्फ करीब 19% वेट में बढ़ोतरी रही है। और अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 22,750 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, जो वैल्यू वाइज करीब 32% ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से। तो आप देखें वैल्यू वाइज द इन्वेस्टमेंट इन बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके काफी जरिए रहे हैं। आपने मेंशन किया ईटीएफ में भी हमने करीब जो एयूएम रहा है उसको हमने बढ़ोतरी देखा है ऑलमोस्ट 4 टन से। तो इट इज ओवरऑल अ वेरी रोबस्ट टाइम। एंड व्हाई इज दैट? अगर आप पूछे क्यों ऐसा, तो जो स्तंभ है, जो एक एनवायरमेंट है जिससे गोल्ड के प्राइस का असेसमेंट होता है, इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगर आप रिटर्न देखें गोल्ड का ईयर ऑन ईयर, पिछले 3 से 4 हफ्ते को हटा दें एक बार को, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखें, दैट इज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर भी काफी इंपैक्ट आ रहा है, और एक सेंट्रल बैंक बाइंग हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो पिछले पूरे 2023 पूरे साल में करीब 16 टन की बाइंग थी, और Q1 इटसेल्फ में आरबीआई की बाइंग 19 टन से ऊपर हो चुकी है। और जैसे आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस भी किया था कि उनकी एक कंटिन्यूस बाइंग रहेगी इस दिशा में। सो द इन्वायरमेंट जो एक प्रतिशील हम निकल रही है वो कि बड़ा एक फर्टाइल इन्वायरमेंट ऑन गोल्ड है, और हमारा सोचना है कि गोल्ड एक तरह से एक नया गोल्ड होगा फ्रॉम दिस टाइम ऑन, वेयर जिसमें एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रांसपेरेंसी, और अगर आप देखें इवन ज्वेलरी सेक्टर में जो एक चेंजेस हमने एज ए इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में करे, जैसे एक यूएचआईडी आई है, तो हर ज्वेलरी पीस पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है प्योरिटी का, वो चीजें अब उसका एक दृष्टि उसकी एक निकल के आ रही है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। एक कंज्यूमर नॉट के सिर्फ जो बड़े ज्वेलर्स हैं जो ऑलरेडी काफी ट्रांसपेरेंटली अपना सामान देते हैं, बट इवन स्मॉल ज्वेलर, Tier 3 मार्केट, Tier 4 मार्केट्स में एक कॉन्फिडेंस के साथ कंज्यूमर आज खरीद पाता है। वो तो बात है ही, और वो हमने नंबर्स में आता हुआ देखा भी है। जैसे आपने कहा, एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस मार्केट में होती हुई नजर आई है। सचिन, साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो इस आपकी रिपोर्ट से निकल के आया है वो है रिसाइकल गोल्ड का। इवन एज सोने के भाव ऑल टाइम हाइज पे गए, और ये बाजार हमें काफ़ी हद तक कहता भी रहा कि बहुत ज़्यादा लोग सोना बेचने बाजार में नहीं आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स ने सोना एनकैश नहीं किया, जो कि पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है बाय द वे, कि सोना जब बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा या ऑल टाइम हाई छुआ तो लोग लेके आते थे अपना सोना और उसका वो कैश घर पे लेके जाते थे। इस बार का ट्रेंड बेसिकली यहाँ पर हमने वो देखा है कि लोगों ने अपग्रेड किया, पुराना सोना लेकर आए, नए सोना लेके गए। तो जो रिसाइक गोल्ड का 10% का नंबर है वो बाय इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, मगर आप देखिए मनीषा, इसमें अगर आप देखिए रिसाइकिल में बड़ा अच्छा एक हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब गोल्ड प्राइस बढ़ता था तो एज ए ज्वेलर आपको एक अपनी लिक्विडिटी बढ़ा के रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंज्यूमर कई सारे आके इन कैश करते थे। इस बार जो हमने नोटिस करी चीज, वाकई आपने जैसे बोला 10% इन वॉल्यूम एंड वैल्यू वाइज मच हायर रिसाइकलिंग इज हैपेंड, लेकिन अगर उसमें हम एक ट्रेंड देखें तो कंज्यूमर ने आके गोल्ड से गोल्ड ही खरीदा है, गोल्ड से इनकैशिंग नहीं करी है। सो द बिलीफ ऑन द कैटेगरी, जो हमारे एक कॉन्फिडेंस है गोल्ड पे, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया विच इज Tier 4, Tier 5, Tier 6 मार्केट्स में ये हमने एक ट्रेंड देखा है कि बहुत रिसाइकलिंग हुई, लेकिन रिसाइकलिंग गोल्ड टू गोल्ड। ओके जी हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात यह है सचिन कि ऑल टाइम हाई से यहाँ पर भावों में कुछ गिरावट देखने को मिली है, मुनाफा वसूली है, जो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी है ही क्योंकि इतनी खरीदारी नहीं हो रही थी, और कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी है क्योंकि प्राइसेस में कुछ स्टेबिलिटी अब यहाँ पर देखने को मिली है। तो किस तरह के खरीदारी के ट्रेंड्स अब आप अक्षय तृतीया के लिए देख रहे हैं, जो कि अगले हफ्ते है? आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। अभी क्योंकि हमारे एक प्राइस सेंसिटिविटी रहती है एक इंक्रीज प्राइस पे, हमारा सोचना ये है कि एक कंसिस्टेंट अगर एक मार्केट रहे तो उसमें कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। हमारे आंकड़े फॉर द ईयर के हमारे जो प्रोजेक्शन है वो 700 से 800 टन के बीच में है ना। अगर 700 से 800 टन में कैसे, अगर काफी वॉलेटिलिटी रही, काफी प्राइसेस ऊपर गए तो समझिए 700 टन, और अगर एक कंसिस्टेंसी रही और एक स्टेबिलिटी रही तो समझिए ऑन द हायर साइड ऑफ 800 टन। तो जो अभी अक्षय तृतीया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण एक इवेंट आ रहा है, तो हमारा सोचना है कि विद दिस बिट ऑफ प्राइस करेक्शन एक अच्छा स्तर पे हम कस्टमर को हमारी कैटेगरी में आते देखेंगे, और प्रिपरेशन रिटेलर्स की काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है, और ये जो एक रिवीजन और एक करेक्शन आया है, इससे बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ओके सचिन, फाइनली आप कहेंगे इंडियन मार्केट्स में एक मैच्योरिटी देखने को मिली है जहां तक गोल्ड एज अ मार्केट की बात आती है। आपने हॉलमार्किंग की यहाँ पर बात करी, आपने डिजिटल गोल्ड की बात भी करी, काफ़ी सारे नए इनोवेशंस हैं यहाँ पर। हमने पॉलिसी चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव साइड आते हुए देखे हैं। IPOs ज्वेलरी मार्केट में से काफ़ी सारे निकल के आए हैं और बहुत सारे आगे पाइपलाइन में भी हैं। तो किस तरह का काम यहाँ पर अभी तक हुआ है और आप कहेंगे किस तरह के पुश की ज़रूरत है? मनीषा, एक विलिंगनेस मैं पहली बार जो देख रहा हूँ फ्रॉम अ गवर्नमेंट और रेगुलेटर पर्सपेक्टिव, और विलिंगनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो हम एक प्रकार से अपने को चेंज करने को रेडी हैं, जिससे कि एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिया जाए, एक ट्रांसपेरेंटली हमारा प्रोडक्ट दिया जाए। एक बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है ये बातचीत। तो एक रिटेलर हुए जो ट्रांसपेरेंटली माल बेचना चाहते हैं, या फिर जो ETF प्रोवाइडर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे अभी आने वाले समय में
बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे एक यंगर ऑडियंस हमारी कैटेगरी को कंसिडर करेगी। लाइक आपकी आज की डेट में इट विल नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही गोल्ड में लगाएंगे। एज ए यंग माइंडसेट आप देखेंगे कि जो अभी प्रोडक्ट्स में वर्क चल रहा है उससे काफी अच्छा एक प्रोग्रेस आना चाहिए। लेकिन एक ग्रोथ जो मैं देख रहा हूँ एक फाइनेंशियल सेक्टर एरिया में ग्रोथ ऑन ऑन मानिए आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो कहिए या एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेके कहिए, काफी स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी जो आगे वाले महीनों में और आगे वाले साल में हम लोग देख रहे हैं। और रेगुलेटर में, गवर्नमेंट में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत एक विलिंगनेस है इस एरिया को एस्टैब्लिश करने की, और आप काफी इसमें एक रिजल्ट्स और एक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया सचिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम इंपॉर्टेंट थीम्स पर बात भी करने के लिए। तो क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर के जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नंबर्स आए हैं, सचिन ने उस पर बात की ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर आई है। एंड इवन एज भाव इतने वॉलेटाइल थे, रिकॉर्ड हाइज पे थे, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, ज्वेलरी में भी बाइंग है, और इसके अलावा रिसाइकलिंग या स्क्रैप गोल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर नहीं आया। तो काफ़ी लेवल्स पे यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखने को मिली और एक ट्रांसपेरेंसी है, हॉलमार्किंग हमने होती हुई नजर आई है, काफ़ी सारी चीज़ों के फैक्टर्स यहाँ पर इम्पैक्ट किए हैं। ये तो बात हुई अब तक सोने ने फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि यहां से अब सोने के फंडामेंटल्स कैसे रह सकते हैं। अक्षय तृतीया में आप कैसे लें, क्या इंपैक्ट करेगा जियोपॉलिटिक्स, इंटरेस्ट रेट्स, तो काफी सारे सवाल हैं जो सोने के सामने यहां पर खड़े हैं। इन सबको पूछेंगे हम। हमारे साथ पेस ग्रुप के को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट अमित गोयल जुड़ रहे हैं। अमित नमस्कार। गोल्ड एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है 2024 में, जिस तरह के मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो एक स्टेप बैक लेकर कि आप फर्स्ट क्वार्टर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। मनीषा, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा सीवियरली अंडर ओन्ड और ओवरसोल्ड एसेट क्लास थी टिल 2023। और आप जानते हैं कि 2011 में सोना जो है डॉलर टर्म्स में 1911 का भाव बना था, और अभी 2023 तक भी जो है हम उसी भाव के थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे चल रहे थे। मगर अभी हमने जो पीछे जो हमने चेंजेस देखे हैं, उसका जो सबसे बड़ा ट्रिगर तो मैं यही मानता हूं कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, बहुत ज्यादा अंडर ओन था। जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ईटीएफ्स हैं उसकी होल्डिंग पिछले 4 साल से लगातार कम हो रही है, और इनफैक्ट वो 113 मिलियन आउंसेस से घट घट के जो है वो 81 मिलियन आउंसेस रह गई है। और इवन जो कॉमेक्स पे जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस होती हैं, ओपन पोजीशंस होती हैं कॉमेक्स और सीएफटीसी पे, वो जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पे चल रही थी अभी कुछ महीने पहले। इनफैक्ट रादर मैंने पिछले साल आपको पॉइंट आउट किया था कि पोजीशंस नेगेटिव हो गई थी अराउंड सितंबर एंड में, जब गोल्ड का भाव एमसीएक्स में तकरीबन 58,000 था और डॉलर टर्म्स में उस समय जो भाव था वो $1,800 के करीब था। तो वो अब जो है वो पूरा रिवर्सल हो गया है और कॉमेक्स में पोजीशंस काफी बढ़ गई हैं। और जो अंडर ओनिंग है वो ईटीएफ में तो चेंज नहीं हुई है, मगर वो चेंज कहां पे हुई है, बार्स और कॉइन्स की जो वर्ल्ड वाइड डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और पर्टिकुलरली इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और तीसरा फैक्टर था सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, जो कि कंसिस्टेंटली चल रही है। 2022 में भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है, 2023 में भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है। और चौथा कारण था जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में जो है जैसे जैसे उतार चढ़ाव, और हमने देखा कि बड़े सारे वर्ल्ड में इस टाइम कुछ ऐसे कंसर्न वाले एरियाज बने हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट है। तो जब भी उस तरीके के कंसर्न्स होते हैं तो हम थोड़ी सी और बाइंग जो है हम देखते हैं। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से हमने गोल्ड में एक बहुत बड़ी रैली देखी। और आप ये मान के चलिए कि इवन फरवरी में इसका भाव जो है $1970 के करीब तक भाव चल रहा था, और 1970 से हमने 2430 तक का हमने आंकड़ा देखा। तो ऑलमोस्ट जो है 20 to 23% की इसमें रैली बनी, और ये सारे कारण यही थे जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। एब्सोल्युटली, ये तो एक स्टेप बैक था कि क्या हुआ। और मुझे याद भी है अमित, आपने कहा भी था कि सोना अंडर ओन्ड है, यहाँ से अच्छी खासी रैली आई थी, और उस बात को और आज की बात में अच्छी खासी बढ़त हमने गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देखी भी है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो अमित से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे जाते हुए क्या फैक्टर्स पे नजर रखने की जरूरत है और यहाँ से आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं।
जिस तरह की स्ट्रिंग ऑफ ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर मार्च एंड अप्रैल में बनता हुआ देखा, स्लाइटली ओवरबॉट है चार्ट्स पे, ऐसा काफ़ी सारे चार्टिस्ट ने हमें बताया। लेकिन अब जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग हुई है और जिस तरह की होल्डिंग्स हैं, जिस तरह की सेंट्रल बैंक बाइंग्स हैं और एक क्लैरिटी है कि यूएस फेड आगे जाके क्या कर सकता है, कैसे देखते हैं आप वन ये फैक्टर्स और दूसरा प्राइस व्यू? जी मनीषा, अगर मैं अगले 3 साल की बात करूं तो मैं डेफिनेटली यहां से अभी भी मैं बहुत बुलिश हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि $5,000 पर आउंस का प्राइस इन डॉलर टर्म्स 2027-28 तक हमें देखने को जो है वो मिलना चाहिए, जो कि ट्रांसलेट करेगा तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का प्राइस एमसीएक्स में पर 10 ग्राम्स। तो ये जो है वो क्लियरली हमें ऐसा दिख रहा है और लग रहा है कि अगले 3 से लेके 4 साल में ये होने वाला है। मगर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैविएट देना चाहूंगा मनीषा, और हमने अपना 15 अप्रैल को हमने अपना न्यूज़लेटर जारी किया था, जो कि हमने कहा था कि गोल्ड हमें टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म बेसिस पे ओवर प्राइस लग रहा है। उस टाइम गोल्ड का भाव 2397 था, 2397, मंडे 15 अप्रैल की बात है। और हमने कहा था कि गोल्ड को अगले कुछ महीनों में यहां से करेक्शन लेनी चाहिए। तो वहां से लेके अब तक 4% की करेक्शन हो चुकी है मनीषा, और मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस करेक्शन काफी हो चुका है, मगर अभी भी प्राइस करेक्शन और हो सकता है। और मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ महीनों में हमें गोल्ड का भाव दोबारा से डॉलर टर्म्स में 2200 के करीब, और अगर ऐसा होता है तो एमसीएक्स में जो उसका जो पैरिटी के साथ जो भाव बनता है वो कोई 67,000 के आसपास का भाव जो है वो बन सकता है। तो हमें ये जो एक प्रोबेबिलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें प्राइस करेक्शन अभी और भी हो सकती है, मगर प्राइस के अलावा इस टाइम टाइम करेक्शन नीडेड है। मैं आपको एक 50 साल की एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा गोल्ड की, जो कि आई होप कि व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लगेगी। पिछले 50 साल में जब भी गोल्ड बाकी कमोडिटीज के साथ बढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद जो है वो गोल्ड में एक ठीक ठाक करेक्शन बनी है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था 1978-79 में, जब चाहे गोल्ड था, चाहे सिल्वर था, चाहे क्रूड ऑयल था और चाहे तमाम कमोडिटीज थी, तब बहुत ज्यादा खूबसूरती से सारी कमोडिटीज बढ़ी थी, और उसके अगले कुछ सालों में सारी कमोडिटीज गिर गई थी। दोबारा ऐसा हुआ 2008 में, जब गोल्ड के साथ सारी कमोडिटीज फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा बढ़ी और सेकेंड हाफ में सारी की सारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड कोलैप्स कर गए। तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ 2011 में, जब सारी कमोडिटीज बढ़ रही थी, गोल्ड भी बहुत बुलिश था, $1900 का भाव बना, और उसके अगले 2 साल में जो है गोल्ड में काफी बड़ी करेक्शन आई है। और उसके बाद अब फिर से जो है, मैं उसको उतना बड़ा तो नहीं मानूंगा, जो मार्च और अप्रैल के बीच में जो कमोडिटीज का बुल रन आया है, मैं उसको उतना बड़ा तो नहीं मानूंगा जितना 2011 था या 2008 था या 1979 था। मगर ये एक माइक्रोकॉस्म ऑफ द बिगर सिचुएशन जो थी, ये हम इसको मान सकते हैं कि हुआ है। गोल्ड के साथ सारी कमोडिटियां बढ़ी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड भी टेक्निकली ओवरबॉट है, बाकी बहुत सारी कमोडिटीज भी ओवर एक्सटेंडेड है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अभी और सितंबर अक्टूबर के बीच में यहां से अनदर 4 से लेके 5% का मैक्सिमम डाउनसाइड आपको गोल्ड में देखने को मिल जाए, और प्लस ये कुछ महीनों की प्राइस करेक्शन हो जाएगी। बाकी भी कमोडिटीज हो सकता है थोड़ी सी डाउन आ जाए, मगर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा लॉन्ग टर्म गोल्ड के फंडामेंटल्स टोटली इंटैक्ट हैं, और 5,000 पर आउंस 2027-28 तक हमें देखने को मिलना चाहिए। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अमित, मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने ऐसी ही कोई बहुत ही लंबी सी बड़ी सी नंबर मुझे दी थी, हमने उस टाइम पे उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, पर इस बार मैं उसको याद रखने वाली हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम के नंबर्स पे ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं। एक फाइनल सवाल अमित, कौन सा वो एक फैक्टर है जो अब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कीनली वॉच करना चाहेंगे? क्या कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर निकल के आ सकता है? मनीषा, हमने इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हमने बोला है कि आपको 3 चीजों के लिए वॉच करना होगा। और आपको जान के हैरानी होगी, इसमें कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं है। और वो 3 चीजें हैं कि अगले 6 महीने में एक ऐसी नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट आने वाली है यूएस में, जहां पे कि जॉब एडिशंस जो हैं वो माइनस में होंगे, यानी कि जॉब एडिशंस के जगह जो है एक्चुअली जॉब डिस्ट्रक्शन होगी। एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है। 2, अगले
6 महीनों में एक ऐसी यूएस में सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है जहां पे कि कोर और हेडलाइन सीपीआई दोनों आपको 2% के नीचे मिलेंगे। और तीसरी, फेड फंड फ्यूचर्स जिन्होंने अभी अपना एक बॉटम बनाया, यानी कि लोगों ने जो अगले 1.5 साल में जहां पे लोग 8 रेट कट की बात कर रहे थे, अब अगले 1.5 साल में लोग महज कोई 2.5 रेट कट की बात कर रहे हैं, यानी कि 60 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की बात कर रहे हैं जहां पे 200 पे थे। मेरा ऐसा मानना है कि यूएस में दोबारा से एक स्लो डाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी डाउन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी जो है वो ड्रामेटिकली जो है कम होएगा। और ऐसे में फेड फंड फ्यूचर्स दोबारा से ये डिस्काउंट करने लगेंगे कि आने वाले साल 1.5 साल में 2 रेट कट नहीं बल्कि 5, 6 या 8 रेट कट होने वाले हैं। इन तीनों फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर अगर हो गया तो आप मान के चलिए कि गोल्ड में जो भी उससे पहले का भाव होगा वहां से आप $100 का जो है आप मान के चलिए कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एमसीएक्स में ट्रांसलेट करेगा तकरीबन 3-3.5 हजार रुपए के अमाउंट में। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको वॉच करने हैं वो इन्फ्लेशन यूएस में देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट देखना है और फेड फंड फ्यूचर्स देखने हैं अगले 6 महीनों में। और इन तीनों में मुझे अगले 6 महीने में एक मेजर ड्रामेटिक जो है वो एक शिफ्ट नजर आ रहा है। बट टिल देन ये प्राइस करेक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी है थोड़ी सी और आ सकती है, टाइम करेक्शन कुछ थोड़ी बहुत ही हुई है, अभी और शायद बाकी है। मगर जब ये फैक्टर्स प्ले आउट कर जाएंगे, ये करेक्शन प्ले आउट कर जाएगी, तो मेरा मानना है कि अगले 3 से लेकर 4 साल के लिए गोल्ड दोबारा से वर्ल्ड की बेस्ट एसेट क्लास बनेगा। एंड दिस शुड हैपन आई थिंक अगले 3 से लेकर 4 महीनों। ऑल राइट अमित, आपसे बहुत जल्दी फिर बात होगी बिकॉज काफ़ी सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स और जो नंबर्स आपने दिए हैं ये हम रीआइटरेट करता हुआ देखेंगे आपको, और इसके लिए आपसे बहुत जल्दी इसके पर बात भी होगी। बहुत शुक्रिया लेकिन आज यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए और वो सारे नंबर्स एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिक पैटर्न्स भी समझाने के लिए कि आगे जाकर यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।